अस्सलाम वालेकुम and good afternoon everyone. अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? सही सलामत जिंदा है मिस। अच्छा सही सलामत जिंदा है, सही। क्या हाल है आयशा, फैजा, अलीना, सब ठीक ठाक हैं? ठीक मिस, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक हूँ। और कैसा रहा आपका कल का फर्स्ट डे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का? अच्छा रहा मिस, कल तो इंट्रोडक्शन ही था, थोड़ा डर लग रहा था, सब थोड़ा थोड़ा डरा रहे थे कि ए लेवल्स मुश्किल है सब। हाँ, ए लेवल्स मुश्किल है ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स। आप कह सकते हो कि ए लेवल्स जाहिर बात है एडवांस लेवल है तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखेंगे और डे वन से अगर खुद को इन्वॉल्व रखेंगे, इंगेज रखेंगे टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, टुवर्ड्स वर्किंग, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई डिफिकल्टी होगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी आगे चल के। क्योंकि ओ लेवल्स में भी जब स्टूडेंट्स आते हैं बेटा तो उनके लिए एक नया सेशन होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए ओ लेवल्स मुश्किल होता है, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए जो पहला साल होता है ए लेवल्स का वो मुश्किल होता है। तो हर स्टूडेंट के लिए उसके लेवल पे उसकी अपने लेवल की डिफिकल्टी होती है। अब ये उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे करता है, उसको डील कैसे करता है, और उस डिफिकल्टी के साथ जो है वो किस तरह से उसको कैसे कॉम्पीट करता है एक्चुअली। तो इट्स इंटायरली अप टू यू, लेकिन उसके अंदर सबसे जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है जो फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वो यही है कि डे वन से आप अपनी इंगेजमेंट्स रखें ऑनेस्टली और अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। तो नो डाउट मैं बताऊं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपना ग्रेड और अपनी परफॉर्मेंस। और डे एंड पे और जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, लास्ट मंथ होते हैं, जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, एटलीस्ट उसके अंदर आप लोग पैनिक नहीं करोगे अगर आप डे वन से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये है बेसिकली। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और डर के आगे जीत है, याद है ना ये बात, डर के आगे जीत है। कल हमारी बात नहीं हो सकी थी, कल हमारी बात हुई थी अलीना से और हमारी बात हुई थी मुनज्जा से, बट टुडे इज द डे फॉर फिजा एंड आयशा अमजद। तो हेलो, हाउ आर यू फिजा, कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी मिस, ठीक। अच्छा बेटा, फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मिस, माय नेम इज फिजा एंड आई एम फ्रॉम बीकन लाइट एकेडमी। एंड मिस, मिस ग्रेड्स वगैरह बताऊं it क्या? it was a great experience over there in Beacon Light Academy. यस मिस। That's good, that's good. And what's your objective in your life beta, what's your goal in your life? मिस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन फ्यूचर। जबरदस्त जबरदस्त, डर्मेटोलॉजी नो डाउट सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड, और अब जो है वो बहुत इन डिमांड है। डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी दोनों बहुत ज्यादा इन डिमांड है, और बहुत अच्छा तुमने डिसीजन लिया है। लेकिन एक बात याद रखना कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर चूजिंग द मेडिसिन फील्ड, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि इट्स लॉन्ग जर्नी, ये एक यस लॉन्ग मिस। जर्नी है। और ये नहीं है कि विद इन 2 to 3 years और 3 to 4 years जो है वो आपको आपका आपकी एफर्ट का फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखें आप कि 7 to 8 years, 10 years कहीं नहीं गए आपके, उसके बाद पेबैक कहीं में बहुत जाके बिल्कुल ऐसा पेबैक। ही है। बिल्कुल ऐसा ही, उसके बाद फिर कहीं जाके फिर आपको रिकग्नाइज किया जाता है एज ए जनरल फिजिशियन, एज ए जनरल फिजिशियन ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, और उसके बाद फिर कहीं जाके आप जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। अच्छा, एनी इंस्पिरेशन बाय चूजिंग दिस फील्ड, कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई इंस्पिरेशन है फिजा? मिस, नो इंस्पिरेशन में मींस, बट मैं मुझे स्किन मतलब स्किन केयर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आई एम लाइक यू आर वेरी इन सब। फॉन्ड ऑफ योर स्किन, लाइक आप खुद भी बहुत यस, केयरिंग है अपनी स्किन के लिए, दैट्स व्हाई। बस मैं हो नहीं, लेकिन मुझे होता है कि मतलब स्किन का ख्याल रखना और सब है कि शायद जबरदस्त, इस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा है आपने कि बहुत अच्छी फील्ड है, नो डाउट। सो आयशा, इट्स योर टर्न बेटा। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? I'm good.
Aisha, tell me something about you. I have also studied from Beacon Light Academy, and Oh, so both of you are friends? yes, Alina too. Okay. Alina too, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. It would be easy for you guys to adjust in this environment in this new academic year. तो आयशा क्या ख्याल है भाई, आप बताइए क्या बनना चाहती हैं आप? I also want to be a doctor, so yes, pursuing medical. सही सही. तो if you want to be a doctor, any specific field in this medicine? I thought about dermatologist, but I will still think about it. You also want to be the dermatologist? Yes. ओके जी, डर्मेटोलॉजी बहुत इन चल रही है मार्केट में, जबरदस्त. आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई इंस्पिरेशन आपकी फैमिली में कोई है जिसकी वजह से आपने सोचा? Yes, one of my aunt is a pharmacist in Dubai, so she career counseled me, and she actually counseling you that you have to choose this field. Yes. ठीक Yes. ठीक ठीक, जबरदस्त. It's nice talking to you, Aisha and Fiza, both of you, and welcome you on this board. And now it's turn for Abiha Hamid. Yes, Abiha, welcome you here, beta. Tell me something about yourself. हेलो अबिहा, आवाज आ रही है? Okay, your mic is not working. It's okay, Abiha, it's okay. Even though it's important to discuss with one another. तो ऐसा है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है. अब आपसे फिर दोबारा से बात कर लेते हैं. So when you joined yesterday, Alina and Munazza, where were we in the last class? We did the brief introduction of the syllabus pattern or exam breakup. Yes, Miss, you मिस आपने पेपर पैटर्न बताया था, आप वेटेज वगैरह बता रही थी, एंड हम लोग ने सिलेबस भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, बस. ठीक है, लेकिन today we have 3 new faces ना, Aisha, Fiza and Abiha, we have 3 new faces. So what I'm going to do right now कि I'm just go through a brief introduction again. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन कल जो है हमने पेपर ब्रेकअप किया था, बट पेपर ब्रेकअप से रिलेटेड हमने एग्जाम टिप्स नहीं की थी कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंपोनेंट और पेपर. और वो पेपर अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है और किन का ख्याल नहीं रखना है, किन को स्किप कर देना है, किन बातों को, और किन को फोकस करना है. तो आज हम एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं क्योंकि कल क्लास के अंदर काफी डिस्टरबेंस थी और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था एंड समथिंग एल्स. तो आज हम प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है भाई, आर यू रेडी? रेडी हैं सारे स्टूडेंट्स? अच्छा, एक चीज प्लीज आप लोग जहन में रखिएगा कि जो हमें लेट आवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन इट्स ओके, बट प्लीज डू इन्फॉर्म मी फर्स्ट. ठीक है, आप लोग प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, मुझे पता हो कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑन बोर्ड हैं. तो जो मुझे लेट आवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर लेक्चर में दे रही हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं बार बार अपने पार्टिसिपेंट्स को देख सकूं, तो प्लीज आप लोग जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं या किसी वजह से आपका कनेक्शन एरर है और आप लोग डिस्कनेक्ट होकर रीज्वाइन करें, तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी अर्लियर. ठीक है, आप लोग मुझे पहले इन्फॉर्म कीजिएगा. सो टुडे वी हैव अलीना, फिजा, मुनज्जा, आयशा एंड मुनज्जा, आयशा, अलीना, हमाइल एंड अबीहा. ओके, हेलो हमाइल. अस्सलाम वालेकुम मिस. वालेकुम अस्सलाम हमाइल, क्या हाल है, कैसे हो बेटा? There was some problem with your timetable. जी मिस. It was not mentioned in on Wales app. No मिस, बस मुझे पता ही नहीं है. Okay, but Miss Sumaira has mentioned multiple times on the group.
मैंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया था इसलिए मुझे नहीं पता। ओके, इट्स ओके नाउ। मैं दोबारा से इस टाइम टेबल को दोबारा मेंशन कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आप इसे नोटिफाई कर लीजिए। और अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, द consecutive 4 days we have classes for about 1 hour. if we if we will need some extra classes, some extra time for doing past paper, then we will have the Friday. ठीक है, फ्राइडे इसलिए हमने थोड़ा फ्री रखा है कि जो एक्स्ट्रा क्लास होगी पास पेपर वगैरह के लिए, वो हम फ्राइडे को उसकी क्लास ले लिया करेंगे। वर्किंग डेज में हमारे 4 लेक्चर्स हैं। अच्छा जी, हमारे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम हमारी खान है, मैंने कराची पब्लिक स्कूल से ओ लेवल्स किया था और अभी मैंने साइंस के सब्जेक्ट्स लिए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे मेडिकल परस्यू करने आगे। और मैंने मेडिकल, एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम योर फैमिली? नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही शौक हुआ कि डॉक्टर बनना है, या किसी और फील्ड में जाना है मेडिसिन की? नहीं, किसी और फील्ड में नहीं, डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। और डॉक्टर की फील्ड में एनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन? Dermatology. So we have 3 future upcoming dermatologist here. 3 बच्चों ने कह दिया भाई मुझे आज की डर्मेटोलॉजी में जाना है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। आ जाते हैं जरा अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर, और जरा थोड़ा सा अपना पेस हाई रखेंगे, ताकि आज हम इस इंट्रोडक्शन को और इस कनेक्शन को ए लेवल्स विद दैट ऑफ यूनिवर्सिटी, एग्जाम ब्रेकअप और सिलेबस ब्रेकअप को एंड कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेल का चैप्टर स्टार्ट कर दें। क्योंकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी हैव ए लेंदी सिलेबस ओवर हियर इन दिस ईयर, और एक लेंदी सिलेबस को कवर करना अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास जब फिजिकल कॉलेज आपका स्टार्ट होगा तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी एंड ऑल दैट, तो आपको जाहिर बात है इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है हर चीज के अंदर। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने सिर्फ आना है कॉलेज और क्लासेस लेनी है और चले जाना है। इट वुड बी हेल्दी कि अगर आप अपनी क्लासेस के साथ, अपनी स्टडीज के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली इट विल स्पेंड सम ऑफ द टाइम। तो होता यह है कि कुछ क्लासेस अगर बीच में मिस हो भी जाएं, तो अगर हम अपने सिलेबस को अर्ली आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें तो बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना। ठीक है, सबसे पहले कल 2 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। देखिए, ए लेवल्स बायोलॉजी। आप ए लेवल्स की जब बात करते हो बच्चा, तो ए लेवल्स एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। First part is AS level and the second part is A levels. ठीक है, first part is AS level, second part is A level. AS एडवांस सब्साइडरी लेवल होता है, ये एडवांस सब्साइडरी लेवल, यानी कि दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ योर ए लेवल्स। ये पहला साल होता है आपका ए लेवल्स का, और जो सेकंड ईयर होता है वो लेटर ईयर होता है आपका, और वो प्योर ए लेवल्स कहलाता है। जब आप ए लेवल्स की बात करते हैं तो आप दोनों ईयर्स को कंबाइन करके बात कर रहे होते हैं कि आपने एएस भी दिया हुआ होता है और आपने ए लेवल्स भी दिया हुआ होता है, A2 भी दिया हुआ होता है। जब हम कोड की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास इस वक्त एडेक्सल और आईजीसीएसई स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, दे हैव सम डिफरेंट कोड इन द प्रीवियस ईयर, तो यकीनन ओ लेवल्स के अंदर आपके डिफरेंट कोड थे, यहाँ ए लेवल्स के अंदर हमारा डिफरेंट कोड है। बायो का जो कोड है ए लेवल्स के अंदर, दैट इज 9700। ठीक है, 9700, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कमाल ये नहीं है कि आपको तमाम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज गुड इनफ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं बायो के अंदर जिनका पता नहीं होता बच्चों को, तो वो बेसिक चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट। ठीक है, तो कोड क्या है ए लेवल्स का? 9700। अब इसके बाद आ जाइएगा आप, सबसे पहले बायोलॉजी हमारे पास क्या है। जब हम बायो की बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, इसके सिलेबस ब्रेकअप की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी एक्चुअली है क्या।
हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्यों पिछले सालों में इतनी वर्किंग करके आए हैं और आने वाले 2 सालों के अंदर वर्किंग करेंगे एंड नेक्स्ट सो ऑन, हम मजीद भी अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल जो हैं वो इसी सब्जेक्ट से लिंक करती हुई फील्ड के अंदर वर्किंग करते हुए गुजारेंगे, तो डेफिनेटली इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी, इसका कोई मकसद होगा। तो एक्चुअली दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट ईयर्स के अंदर, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, एक्सटेंडेड लेवल पे करते हुए आएंगे कि दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कवर देयर morphology, physiology, anatomy, behavior, origin and distribution. बायोलॉजी सिर्फ स्टडी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बल्कि ये एक ऐसी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें डिफरेंट एरियाज को कवर किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। वो एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो एरियाज क्या हैं? मॉर्फोलॉजी, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी, द बॉडी फिजिक्स, बॉडी मैकेनिज्म। एनाटमी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, it actually works in anatomy. Behavioral changes, which is a dominant feature in any living organism. Origin, how a living organism being born, उनका origin किस तरह से हुआ है, and how they distributed their life, how they habitate in different areas, they respire, they reproduce, they live their life. तो बायोलॉजी एक्चुअली सिर्फ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये कवर करता है इन डिफरेंट एरियाज को, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जो कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तमाम बच्चों से पूछ रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस मिस। ठीक है जी। अच्छा, द रीजन बिहाइंड, मैं आपसे बार बार ये बात पूछूंगी कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ आया? द रीजन बिहाइंड कि ऑनलाइन क्लासेस इज द मीडियम जिसके थ्रू हम जब बात करते हैं तो आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे हम फीडबैक लेना चाहते हैं। फिजिकल क्लासेस आर क्वाइट ईजी, क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है। तो अगर आप ना भी बोले तो फेस एक्सप्रेशंस बता देते हैं बच्चों के कि वो लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एक स्क्रीन के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपस में डिस्कस करना, बातचीत करना और फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा? बायोलॉजी के बेसिक डेफिनेशन और उसकी एक्सटेंशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजी, हमें बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्यों होती है। पहली बात, it helps individual to understand the interaction between humanity and the world. Simple as that. इंटरेक्शन कीवर्ड क्या है यहाँ पे? ये एक इंटरेक्शन डेवलप करता है बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड, ताकि आप ना सिर्फ ये कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बिल्डअप कर सके, बल्कि आप एक्सप्लोर भी कर सकें वर्ल्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस को, आप एक्सप्लोर भी कर सकें वर्ल्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस को। एंड अगेन इट सूटेबली प्रिपेयर एंड स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू एक्वायर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग इन नेचुरल साइंसेस। ये ना सिर्फ ये कि इंटरेक्शन डेवलप करता है इन बिटवीन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, बल्कि ये ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ले सकें, सफिशिएंट नॉलेज ले सकें रिगार्डिंग द नेचुरल साइंसेस। सो बायोलॉजी और नीड टू स्टडी बायोलॉजी के बाद, बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ योर ए लेवल्स विद द यूनिवर्सिटीज which is found in your country, or maybe it is the foreign university. ए लेवल्स का कनेक्शन क्या है यूनिवर्सिटीज के साथ? ए लेवल्स बायोलॉजी यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, मैं एक सिंपल ए लेवल्स स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि कैम्ब्रिज ए लेवल स्टूडेंट एक्चुअली recognized by different universities, local universities or foreign universities and the different employers throughout the world. जब आप ए लेवल्स करते हो
तो आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आपका विजन ब्रॉड होता है, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो ब्रॉड होता है, आपकी नॉलेज एडवांस लेवल की नॉलेज होती है, वो एक नैरो स्पेक्ट्रम की नहीं होती, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की नॉलेज है आपकी। जब आप ए लेवल्स कर लेते हैं तो ये कनेक्शन बनाता है आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, और ए लेवल्स एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है, और आप इजीली ए लेवल्स करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो with having different combination of subjects. It depends upon you entirely कि आप क्या combination of subjects लेते हैं। of course कि वो जो combination of subjects हैं वो आपकी field को, आपकी career को meet करते हो, लेकिन A levels करने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना और एडमिशन लेना, इट्स क्वाइट इजी एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि लोकल बोर्ड से बिलोंग करते हैं या जो हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट नहीं होते। इसके बाद फिर मजीद क्या हेल्पिंग हैंड है ए लेवल्स? इट हेल्प्स टू बिल्ड अप रिसर्च वर्क, it helps to make up the problem solving organization and analytical skills through labs and field experiment. इसको सिंपल करके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट आपके अंदर ऐसे स्किल्स, ऐसा पोटेंशियल, ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं कि आप रिसर्च वर्क के अंदर अपना पोटेंशियल दे सकते हैं, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल पार्ट बन सकते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं ताकि आप थ्रू लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट वर्किंग कर सकें, अपना फीडबैक दे सकें, अपना आउटपुट दे सकें, और अपने खुद को एक रिकग्नाइज पर्सन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकें। अगर आप करियर पाथवे की बात करें, बीइंग एन ए लेवल स्टूडेंट, मैं सिर्फ इस वक्त ए लेवल्स बायोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त ए लेवल्स की बात कर रही हूँ कि एज एन ए लेवल स्टूडेंट आपका करियर पाथवे बहुत ही यूं समझ लीजिए कि ब्रॉड है, एक्सटेंडेड है, एडवांस है, और आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं, और आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच में पड़ जाएं कि यार मैंने तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लिया है, अब मैं क्या करूं, मेरे आगे कौन सी फील्ड है जिसके लिए मैं सूटेबली जो है वो एलिजिबल हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप ए लेवल्स बायो करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ करियर पाथवे हैं जिसको आप एज योर प्रोफेशनल करियर कैरी ऑन कर सकते हैं। व्हाट आर दोस? You can do your valuable work in the field of biology, like including biochemistry. Biochemistry के अंदर आपका काम है chemical laboratories के अंदर और pharmaceutical labs के अंदर जो है वो आप working कर सकते हैं। बायोफिजिक्स के अंदर आपका काम है, माइक्रोबायोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, which deals with different number of not only microorganism but it also helps to explore different microorganism that is actually existing in marine life. इसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंसेज में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, एंड यू विल बिकम द एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का कभी नाम सुना है आप लोगों ने इससे पहले? ऑक्यूपेशनल हेल्थ, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ? Definitely you already know about the biochemistry, biophysics, microbiology, dentistry, or बी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड ऑल दैट। लेकिन क्या आपने कभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ का नाम सुना है इससे पहले? कभी आपको कोई वास्ता पड़ा कि व्हाट इज दिस एक्चुअली? बाय द वे दिस इज अ न्यू फील्ड, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी फील्ड ऑफ मेडिसिन। किसी को मालूम है? अलीना, मुनज्जा? मिस, जो पैरामेडिक्स वगैरह होते हैं जो लाइक सेफ्टी हैजर्ड्स वगैरह का ख्याल रख रहे होते हैं सिचुएशंस में। बिल्कुल, एग्जैक्टली डॉक्टर्स के साथ जो आपका पैरामेडिक्स स्टाफ होता है, एंड व्हेन डॉक्टर्स की जो एक टीम होती है और वो टाउन लेवल पे जाते हैं, और टाउन लेवल पे जाके वहाँ पे कैंपिंग होती है एक स्पेसिफिक एरिया में, और कैंपिंग के साथ वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो भी डिजीजेस का ऑनसेट होता है उसके क्योर के लिए जो वर्किंग करते हैं, तो उन डॉक्टर्स के साथ जो पैरामेडिक्स स्टाफ होता है नर्सिंग वगैरह का, तो वो जो है वो जो हेल्पिंग हैंड होते हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि डॉक्टर्स हर जगह रोटेशनल मूवमेंट पे नहीं हो सकते, तो ये जो पैरामेडिक स्टाफ होता है ये एक्चुअली टाउन लेवल पे अपनी कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और ये अब बहुत ज्यादा इन हो गया है क्योंकि जो हमारा सिटी एरिया है
ये तो फिर भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो हम यहाँ पे इजीली ये हमें हमारे लिए रीचेबल है। लेकिन वो इलाके जो आउट ऑफ द सिटी हैं और इन बिटवीन द टू सिटीज हैं, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोकेलिटीज हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इमरजेंसी केसेस के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी को अप्रोच करना और वहाँ किसी हॉस्पिटल को अप्रोच करना। तो ये जो कम्युनिटी मेडिसिन की सर्विसेज होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ये वहां पे बहुत हेल्प करती हैं इमरजेंसी एड देने के लिए या फर्स्ट एड देने के लिए। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और बाय द वे ये वही लोग एज अ करियर ऑप्ट करते हैं जिनको कम्युनिटी सर्विसेज का पैशन होता है, जिन्हें ह्यूमैनिटी सर्विसेज का पैशन होता है, सिर्फ ये वही लोग करते हैं। बाकी लोग जो है एज अ करियर मेजर फील्ड्स जो होते हैं उन्हीं को कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। बाकी सेफ्टी स्पेशलिस्ट, दिस इज द जर्नल स्पेशलाइजेशन, और ये जर्नल स्पेशलाइजेशन हर फील्ड के अंदर हमारी जो है वो वर्किंग कर रही होती है। कनेक्शन विद यूनिवर्सिटीज करियर पाथवे के बाद जनाब, इसके बाद आइए आप सबसे पहले तो इसके ऊपर, जब हम अपने ए लेवल्स की बात कर रहे होते हैं, अपने रूट्स की बात कर रहे होते हैं, और कि हमें हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स, क्योंकि ये तो हमने जो इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया दैट वाज द ब्रिज एक्चुअली व्हिच एक्ट्स बिटवीन योर कॉलेज एंड विद दैट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड विद दैट ऑफ योर करियर पाथवे। लेकिन अब आ जाइए अपने लेवल के ऊपर, अपने ये लेवल्स के ऊपर, और आपका ए लेवल्स का रूट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए लेवल्स दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज ए एस लेवल एंड द सेकंड इज A2 लेवल, ठीक है। एएस लेवल में व्हाट द कैंडिडेट हैज डू, कैंडिडेट को क्या करना है, पढ़ना तो है, लेकिन किस चीज के लिए पढ़ना है, फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब पेपर को अटेम्प्ट करना है तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर आर देयर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। दिस इज फॉर योर लेवल, एएस लेवल के लिए, इन अ सेम एग्जाम सीरीज, in a same exam series, like we have two of the exam series in May June and the second one is October November. Same exam series का मतलब है कि if you are attempting the May June exam series तो you will have to appear in all the 3 papers। जब आप May June के पेपर में appear होंगे तो भी आपको AS में ये तीनों पेपर देने हैं। if you are attempting in October November, again आपको ये तीनों पेपर्स देने हैं, पेपर 1, paper 2 and paper 3। The rest of the levels is not for you, it is for the later half, it is for A2 level, जिसके अंदर पेपर 4 और पेपर 5 आता है, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर ग्रेड ओरिएंटेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट्स होते हैं दे विल फॉलोइंग द एलिजिबल ग्रेड फ्रॉम ग्रेड A to E, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि आपके एएस लेवल के अंदर जो मैक्सिमम ग्रेड है वो आपका ए ग्रेड है, ठीक है। एक ए स्टार नहीं है आपके पास। एएस के अंदर जो मैक्सिमम ग्रेड आपका है वो ए ग्रेड है। ए टू ई ग्रेड आपकी एलिजिबिलिटी है। ए स्टार तब होता है जब आपका एएस का और ए लेवल्स का दोनों के पेपर का रिजल्ट कंबाइन होता है, तो फिर वो मैक्सिमम नंबर्स के साथ मैक्सिमम ग्रेड ए स्टार देता है। एएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ए ग्रेड बनेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इट मींस व्हाट, दिस इज योर एग्जाम ब्रेकअप। ये क्या है एक्चुअली आपका एग्जाम ब्रेकअप। एग्जाम ब्रेकअप में क्या है, ऑल द कैंडिडेट एंटर फॉर 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब पेपर 1 क्या है बच्चा, पेपर 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेपर 1 क्या है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एच यहाँ पे गायब हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं 40। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो आपके पास 40 एमसीक्यूज होते हैं, और टोटल मार्क्स जो आपके बनेंगे पेपर 1 के दैट इज अगेन 40 मार्क्स हैं आपके। अब वेटेज क्या है, असल चीज जो समझने की है ना यहाँ पे वो है वेटेज। सबको पता है कि 100% वेटेज होता है किसी भी एक पेपर का, ठीक है। यानी किसी भी एक सब्जेक्ट का 100% वेटेज होता है। अगर बायोलॉजी के तीनों कंपोनेंट की बात करें, पेपर 1 की, पेपर 2 की और पेपर 3 की, तो तीनों कंपोनेंट के अंदर तीनों कंपोनेंट को कलेक्टिवली हम 100% पे रखते हैं।
इस तीनों कंपोनेंट को मिला के जिसे हमने 100% पे रखा है, पेपर 1 का वेटेज है 31% आउट ऑफ 100। यानी कि जो आपका मल्टीपल चॉइस पेपर है इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 40 और 31% वेटेज है। एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है? अब बेटा एक बात यहाँ समझने के लिए है जिससे समझना, ओ लेवल्स में जब आप पेपर 1 की प्रैक्टिस करते आए हो, पेपर 1 आपने अभी दिया भी है रिसेंटली, ठीक है, ओ लेवल्स में बड़ा आसान एक मामला होता है, एक सिलसिला होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, चाहे वो डिटेल स्टेटमेंट है, चाहे वो शॉर्ट स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड स्टेटमेंट है, जिस तरह की भी वो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से जो एक कैम्ब्रिज का क्राइटेरिया सेट हुआ है कि 3 जो ऑप्शंस होते हैं उसके, वो यूजुअली उससे मीट नहीं करते, उसके बेस्ट आंसर से, करेक्ट आंसर से मीट नहीं करते। 3 ऑप्शंस जो होते हैं वो 3 में से भी 2 बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता गिवन स्टेटमेंट से, और 3 के बाद जो रिमेनिंग 2 होते हैं उसमें से एक जो होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि रीच करता है डिमांड ऑफ दैट स्टेटमेंट को, लेकिन जो एक ऑप्शन होता है वो होता है करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शंस के अंदर से एक करेक्ट आंसर को, क्योंकि 3 आपको पता चल रहा है कि दिस इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, दिस इज नॉट एक्चुअली मीट द डिमांड ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट, तो 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर क्लिक करना, चूज करना, पिक करना बहुत आसान होता है बच्चों के लिए। तो ओ लेवल्स के एमसीक्यूज इजी गोइंग होते हैं, हाउएवर जब बच्चे ओ लेवल्स में होते हैं तो उनको वो भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ओ लेवल्स के एमसीक्यूज फिर भी आसान होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। बट यहाँ एएस लेवल के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? यहाँ जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे ना, इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि एक करेक्ट होगा और एक बेस्ट होगा। जो स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट की मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही कि स्टेटमेंट कैसी होगी, डिटेल होगी, शॉर्ट होगी, जो भी आपको एमसीक्यू गिवन होगा उसके अंदर जो गिवन ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में 2 ऑप्शन कैम्ब्रिज ऐसे सेट करता है जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन होता है और एक बेस्ट आंसर होता है, एक बेस्ट ऑप्शन होता है। सो यू हैव टू चूज इन बिटवीन देम, आपको उन 2 में से कोई एक चूज करना है, एंड डेफिनेटली फॉर एएस लेवल यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट आंसर, यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट आंसर। एग्जामिनर की डिमांड एएस लेवल में स्टूडेंट से यही है कि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ना दे, बल्कि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर दे। करेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर को डिफरेंशिएट करना हम आपको सिखाएंगे पूरा साल। कि एमसीक्यूज तो सारे सबको अटेम्प्ट करना आता है, सबको पता है कि जी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है 2 to 3 टाइम, जी अननेसेसरी हमने टाइम वेस्ट नहीं करना किसी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू के ऊपर, इजी एमसीक्यूज को हमने अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो असल प्रैक्टिस होगी बेटा इस साल, वो प्रैक्टिस ये होगी कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो गिवन ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर कैसे पिक करना है, ये प्रैक्टिस एक्चुअली आपको करवाई जाएगी इन 40 एमसीक्यूज के अंदर। उस जो गिवन ड्यूरेशन होगा आपका, उसके अंदर यही आपका पोटेंशियल नजर आएगा, यही आपका टैलेंट नजर आएगा कि आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर कैसे चूज करते हो। एंड ये होगा बाय प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मुस्तकिल प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ग्रिप प्रिपरेशन हो जाएगी एमसीक्यूज के ऊपर। क्योंकि थ्योरेटिकल आंसर्स हाउएवर बच्चे कर लेते हैं, थ्योरेटिकल आंसर्स बच्चों को चूंकि स्टेटमेंट्स लिखनी आती हैं, कीवर्ड्स को यूज करना आता है, तो थ्योरेटिकल आंसर्स आप कर सकते हो, बट एमसीक्यूज एक लीस्ट स्कोरिंग पेपर होता है एज कंपेयर टू थ्योरी। तो याद रखें ये बात कि आपको एमसीक्यूज के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तमाम क्वेश्चन, तमाम 40 एमसीक्यूज आपके कंपलसरी हैं। अब आइए ग्रेड थ्रेशोल्ड के ऊपर कि आपको कितने एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज करने चाहिए कि आपका एमसीक्यू के अंदर ए ग्रेड बन जाएगा। क्योंकि 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3,
तो कंपोनेंट है, जाहिर है, और हर कंपोनेंट के अंदर आपका ए ग्रेड हो तो क्या ही बात है जनाब। तो पेपर 1 के अंदर अगर 40 एमसीक्यूज हैं तो एटलीस्ट 33 एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए आउट ऑफ 40। तो ये कुछ कैलकुलेशन इस तरह से होती है, समझना मेरी बात को, कि 33 एमसीक्यूज जब आपके सही होंगे 40 में से, तो 33 डिवाइडेड बाय 40 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 होता ये है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 31, 33 डिवाइडेड बाय 40 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 31, जो टोटल नंबर ऑफ वेटेज है एमसीक्यूज का, इस वेटेज के अकॉर्डिंग वो परसेंटाइल करते हैं आपके पेपर 1 को। तो 33 अगर आपने एमसीक्यूज सही कर लिए हैं तो आपको ए ग्रेड मिल सकता है। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपका 35 एमसीक्यू सही हो, कोशिश हमेशा ज्यादा की होनी चाहिए, आपके 35 एमसीक्यू सही होने चाहिए। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करते हैं तो 33, हाँ समटाइम ऐसा भी होता है कि 32 पे भी ये लोग थ्रेशोल्ड फिक्स कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि ए आ गया है आपका पेपर 1 में। लेकिन मैं 33 की बात कर रही हूँ कि जी 33 होना चाहिए आपका पेपर 1 के अंदर, तो आपको पेपर 1 में ए ग्रेड मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको पेपर 1 का एग्जाम ब्रेकअप? स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है बच्चा आपको पेपर 1 का एग्जाम ब्रेकअप? ओके, एनी क्वेरी, कोई सवाल यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? मिस एमसीक्यूज में ऑप्शंस टोटल कितने होते हैं? एमसीक्यूज में हमारे पास सेम ऑप्शंस होते हैं। मतलब मिस आपने कहा एक बेस्ट आंसर होता है एंड एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उसमें से 2 इरेलीवेंट होंगे और एक करेक्ट होगा, और एक आपका जो है वो एक करेक्ट होगा और एक बेस्ट होगा। टोटल ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन के अंदर वो आपको फंसा देंगे। जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं उसमें से 2 ऑप्शंस एक्चुअली बहुत क्लोजेस्ट होते हैं। एक होता है करेक्ट आंसर, एक होता है बेस्ट आंसर। आपने बेस्ट आंसर चूज करना है। ओके ठीक है, मिस समझ। ओके जनाब। अब आइएगा जरा स्मार्ट टिप्स फॉर एमसीक्यूज के। जब आपके पास एमसीक्यू का पेपर आएगा, आप एग्जाम रूम में बैठे हुए होंगे, सबसे पहली चीज तो ये है एग्जाम फोबिया, एग्जाम रूम का फोबिया, एग्जामिनेशन डे का फोबिया। एग्जाम आपका लकीली किसी कोई एक्सटर्नल आपसे वाइवा नहीं ले रहा, आपसे कोई ओरल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है? तो सबसे पहले तो इस चीज को निकाल दें कि कोई आपको बाकायदा एक एक एमसीक्यू के लिए कोई ओरल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई आपको देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके इन रिटन है, आपके पेपर में, आपके हाथों में। तो उस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही या गलत, वो आपके अपने ओन पे है और आप उसको देख रहे हैं, उस वक्त उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये जो एग्जाम रूम की टेंशन होती है ना, एंजाइटी, जिसकी वजह से यूजुअली बच्चे कंप्लेन ये करते हैं एग्जाम डे पे, पेपर दे के आने के बाद के आता सब कुछ था लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, उस वक्त हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिस इज द सेम कंप्लेन एक्चुअली आई हैव रिसीव फ्रॉम द कपल ऑफ इयर्स, सिंस द कपल ऑफ इयर्स। तो ये कंप्लेन सिर्फ उस वक्त होती है जब आप ये बात भूल जाते हैं कि एक्चुअल की सिचुएशन में बैठे हैं, आप उस सिचुएशन में बैठे हैं जिसमें आपके साथ आपको देखने वाला और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप उस सिचुएशन में बैठे हैं जिसमें आपके पास इन रिटर्न आपका पेपर है, जो कुछ भी करेंगे वो आप खुद कर रहे होंगे। उस वक्त आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं है कि ये एमसीक्यू गलत क्यों किया या ये ऑप्शन क्यों तुमने सेलेक्ट किया एंड ऑल दैट। तो ये जो एंजाइटी है, सबसे पहले इस एंजाइटी को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ के जाया करें, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। उसके बाद फिर जब आपके पास पेपर आया, डेफिनेटली आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आपने एमसीक्यू का पेपर करना है, एज यू ऑलरेडी नो। आपने अपने क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद जो फ्रंट पेज पे इंस्ट्रक्शन होती है एज अ फॉर्मेलिटी, उसको पढ़ना है। इवन दो यू ऑलरेडी नो कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द गिवन टाइम इज दैट, और आपने जो है वो एमसीक्यू शीट अपनी फिल करनी है, उसका जो टॉप एरिया है वो फिल करना है, ठीक है? लेकिन आपने उस फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। उसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आया एमसीक्यू का, सो यू हैव टू रीड 2 to 3 times द गिवन स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट यानी एमसीक्यू, क्वेश्चन की बात हो रही है। स्टेटमेंट का मतलब है द स्पेसिफिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 13, जो भी एमसीक्यू पढ़ रहे हो बेटा, आपको उसको 2 से 3 दफा पढ़ना होता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ फेमिलियर सेंटेंसेस, कुछ फेमिलियर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें जब हमारे एमसीक्यू में नजर आते हैं तो हमें लगता है कि ओहो, ये तो वही एमसीक्यू था जो हमने किया है पास पेपर के अंदर, और आप बगैर देखे सोचे समझे कि एक्चुअल में एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, और आप उस ऑप्शन पे जाते हैं और आपको जो क्लोजेस्ट ऑप्शन नजर आता है आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है। आपने ईच एंड एवरी टाइम, इवन इन योर कॉलेज एग्जाम, इवन इन योर एग्जामिनेशन डे, अपने एमसीक्यू को केयरफुली 2 to 3 टाइम्स रीड करना है। उसके बाद अगेन जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, चूज द बेस्ट आंसर इन बिटवीन द क्लोजेस्ट ऑप्शंस। जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे उसमें से करेक्ट के बजाय जो बेस्ट आंसर होगा, जो कि आइडियली मीट करेगा आपके स्टेटमेंट को, आपके क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। देन ईच क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन लेस देन 75 सेकेंड्स, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर आपके पास 1 hour 50 सेकेंड्स होते हैं, सॉरी 1 hour 30 सेकेंड्स होते हैं, 1.5 मिनट होता है आपके पास 75 सेकेंड्स का। तो 75 सेकेंड्स के अंदर 1 मिनट और 10 जो है वो सेकेंड्स होते हैं आपके पास। तो इसके अंदर आपने जो है वो बेसिकली अपने ऑप्शंस को, बेस्ट ऑप्शन को जो है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। डू नॉट वेस्ट अननेसेसरी टाइम अपॉन एनी सिंगल एमसीक्यू। ये याद रखना, अगर कोई एमसीक्यू मुश्किल लग रहा है तो आपने उस एमसीक्यू को स्किप कर देना है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। और जो आसान एमसीक्यू होते हैं, जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, ए लेवल्स के अंदर की बात बता रही हूँ, जिसमें लंबी लंबी बड़ी बड़ी डायग्राम्स बनी हुई होती हैं, 4-5 लाइनों के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद फिर कोई टेबल बना हुआ होता है और उस टेबल के अंदर आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो देखने पे ही ना एकदम से एक टेंशन शुरू हो जाती है कि ये कौन सा एमसीक्यू आ गया। तो ऐसे एमसीक्यूज जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे कॉम्प्लिकेटेड लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, और आपको लगे कि आपको टाइम लगेगा इसे रिकॉल करने में, एंड यू वोंट डू दिस इन 75 सेकेंड्स, आप उसे फॉर अ टाइम बीइंग एक साइड पे रखें और आप उन एमसीक्यूज के ऊपर आइए जो 1 लाइन स्टेटमेंट हो, 2 लाइन स्टेटमेंट हो, छोटे छोटे से एमसीक्यूज हो, 1-2 लाइनों के क्वेश्चन हो, और उसके आपको इजीली ऑप्शन समझ में आ रहे हो, और आप उन एमसीक्यूज को करना शुरू कर दीजिए। वजह सिर्फ ये है कहने की कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर हमें 40 एमसीक्यूज करने हैं। यूजुअली बच्चों का पेपर रह जाता है या एमसीक्यूज में वो एंड में आके ब्लाइंडली गेस लगा रहे होते हैं उन एमसीक्यूज में, जिसे वो शुरू के टाइम में अननेसेसरी वेस्ट करके टाइम अपना सोचते समझते हुए आ रहे होते हैं। तो कैम्ब्रिज जब एमसीक्यू का पेपर बनाता है तो एक क्राइटेरिया सेट करता है। वो क्राइटेरिया ऐसा होता है कि एक जो समझ लीजिए फर्स्ट हाफ जो होता है वो आपका इजी गोइंग टॉपिक्स का होता है, जिसके अंदर आप फौरन एक्सेस कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को और उसके ऑप्शन को। एक होता है मीडियम एक्सेस, यानी कि आप उसको थोड़ा सा समझते हैं उस एमसीक्यू को, और समझने के बाद उसमें से करेक्ट और बेस्ट को चूज कर रहे होते हैं। और जो लेटर हाफ होता है एमसीक्यूज का, वो होता है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज, जो कि बनाए जाते हैं ताकि बच्चों का ग्रेड जो है वो उसके ऊपर एक्सेस किया जा सके। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले उस हाफ ऑफ एमसीक्यू यानी उन नंबर ऑफ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें जो एमसीक्यूज आपकी ग्रिप में है कि आपने उन स्टेटमेंट को पढ़ा और आपने आंसर निकाल लिया। तो ये तरीका है एक्चुअली एमसीक्यूज का पेपर अटेम्प्ट करने का, स्किप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इजी वन। यहां तक क्लियर है सबको? कोई किसी को कुछ पूछना है एग्जाम टिप्स के अंदर? ओके, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द टर्न फॉर पेपर 2 थ्योरी। टोटल मार्क्स हैं इसके 60, टाइम ड्यूरेशन है इसका 1 hour 15 minutes, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6। आपके पास जो आप प्रीवियस ग्रेड ओ लेवल्स करके आए हैं उसमें 8 to 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे, जिसमें एक आपके पास
चॉइस सेक्शन होता था, लास्ट वाला सेक्शन सी, इफ यू रिमेम्बर, जबकि यहाँ पे कंपलसरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, तमाम क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 6 हैं, 7 नहीं देखे मैंने आज तक, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 होते हैं यूजुअली, विद वेरिएबल नंबर का मतलब, हैव यू सीन दिस, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन डिफरेंट मार्किंग स्कीम का होगा, डिफरेंट मार्क्स का होगा, कोई क्वेश्चन 5 मार्क का हो सकता है, कोई 7 का हो सकता है, कोई 6 का हो सकता है, इस तरह डिफरेंट मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा। हर एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चन को या हर एक सिंगल मार्क ऑफ क्वेश्चन को आपने 1.25 मिनट से ज्यादा नहीं देना। आप वहां पे कितने दे रहे थे, 1.5 मिनट्स एमसीक्यूज में, आप थ्योरी में कितना दे रहे हैं, 1.25 मिनट्स। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास 1 आवर 50 मिनट्स हैं, लेकिन थ्योरी का पेपर है, लिखना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आंसर्स हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे टाइम कम लगेगा। 1.25 मिनट्स आपके पास लीस्ट टाइम है फॉर एवरी सिंगल मार्क ऑफ क्वेश्चन। वेटेज पे आ जाओ बच्चा, 46% वेटेज है आउट ऑफ 100, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई कि पेपर 1 और पेपर 2 में हाईएस्ट वेटेज किसका है? व्हाट इज द हाईएस्ट वेटेज इन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2? पेपर 2। पेपर 2, that is about 46%, that is about 46%। ओके जनाब, ये तो था पेपर 2 का एग्जाम ब्रेकअप। अब आ जाइए स्मार्ट टिप्स फॉर थ्योरी। सबसे पहले अहम चीज, आपको फोकस करना है मोर ऑन योर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी का पेपर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे बेस करता है। जो थ्योरी का पेपर है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे बेस करता है, हाईएस्ट वेटेज है। कॉमन सेंस की बात है, आपको क्वेश्चन डिटेल भी मिलेंगे, यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, यहाँ पे बार चार्ट भी बना हुआ होगा आपके क्वेश्चन में, यहाँ टेबल भी बना हुआ होगा आपके क्वेश्चन में। तो आपको आंसर प्लेस करने के लिए, आंसर पुट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले क्वेश्चन की नेचर को, उसकी डिमांड को समझना है, क्वेश्चन की नेचर को, उसकी डिमांड को समझना है। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर theoretical paper, on your structured question। वेटेज हाईएस्ट है। पहला काम जो आपने करना है, जो पहला काम करना है, जो एमसीक्यूज में भी करना है बेटा आपको, जो आपको थ्योरी पेपर में भी करना है, यू हैव टू स्किप कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट। कोई एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के चैप्टर से आ रहा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एक आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, और आइडियली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से ही क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपने कहा कि ओहो, द पार्ट ए एंड बी इज इजी फॉर मी, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन पार्ट सी, ओहो ये 3 मार्क्स का है, ये नहीं समझ आ रहा। तो कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कंपोनेंट भी आपको आ रहा है वो कंपोनेंट अटेम्प्ट करें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट नहीं आ रहा, यू मे स्किप फॉर द टाइम बीइंग, आप उसको स्किप कर दीजिए। सी पार्ट को करने के लिए, उसके पीछे सोचने समझने के लिए रेस्ट ऑफ द पेपर, रेस्ट ऑफ द टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कंपोनेंट, जो क्वेश्चन आपके लिए इजी गोइंग है, इजी टू अटेम्प्ट है, आपने उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स हैं, जिसमें से आइडियली लास्ट के 10 मिनट्स और 8 मिनट्स आपको अपने पेपर को रिव्यू करने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो अपने पास ऑलमोस्ट आप 65 मिनट्स का टाइम रखें, आप अपने पास ऑलमोस्ट 65 मिनट्स का टाइम रखें, तो देयर इज नो वे कि यू हैव टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम ओवर देयर। आप अपना जो कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है आप उसे फॉर अ टाइम बिंग छोड़ें, और जो इजी अटेम्प्टिंग पार्ट है आप उसको अटेम्प्ट करते जाएं, ताकि एटलीस्ट आपका पेपर विद इन अ गिवन टाइम कंप्लीट हो सके। फर्स्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन होम यू आर कॉन्फिडेंट, आपको पता है, आपको इसका आंसर आता है, आप वो आंसर अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। ए लेवल्स के अंदर कुछ चीजें हैं जिसका एग्जैक्ट जो ताल्लुक है वो ओ लेवल से नहीं है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन की डिमांड को, एग्जामिनर की डिमांड को समझना है।
ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी आपकी फर्दर क्लासेस के अंदर, जो हमारी टॉपिक की क्लासेस हैं, कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। यहाँ सिर्फ समझने के लिए ये है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। कॉन्सेंट्रेट अपॉन एग्जैक्ट डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जब आपसे डिस्क्राइब बोला जाए तो आपने आंसर को सिर्फ डिस्क्राइब करना है, डू नॉट गो इन फर्दर डिटेल। एक्सप्लेन का मतलब है एक्सप्लेनेशन देनी है। सजेस्ट, आउटलाइन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, डिस्कस करना, ठीक है, लेआउट लेना, स्टेट, जस्ट गिव द स्पेसिफिक नेम। तो ये मैं मजीद आपको बताऊंगी भी कि आपको जब कभी क्वेश्चन दिया जाए डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सजेस्ट के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने जो है अपना आंसर मेंशन करना है। अननेसेसरी डिटेल में आंसर्स नहीं लिखने, अननेसेसरी डिटेल में आपने आंसर्स नहीं लिखने, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने जाना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे पूरा साल पूछते हैं और ओ लेवल्स में भी पूछते आए हैं, ए लेवल्स में भी पूछते हैं कि मिस अगर हम लोग लाइन के नीचे लिख दें तो क्या होगा, हमारा आंसर एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। when I have attended the different workshops actually set by the Cambridge, तो वहां पे जो मैंने स्पेशल मिस्टर आइन जे बर्टन और मिस मैरी जॉन्स की जो मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, उसमें जो मैंने चीज ऑब्जर्व की और उनका जो क्राइटेरिया जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दे आर हाईली लीनियंट टू गिव मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, टू गिव नंबर्स टू द स्टूडेंट। वो बहुत लीनियंट है इस चीज के लिए कि वो मार्क्स देना चाहते हैं बच्चों को। So you have to avail the given space in the paper provided. आपके पास जाहिर बात है जब एक बच्चे की हैंडराइटिंग बड़ी है और 3 लाइनें गिवन है और लाइन और जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन के ऊपर है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर दैट स्टूडेंट कि वो आसानी से उन 3 लाइनों के अंदर उस एक्सप्लेनेशन को एडजस्ट कर सके, अकोमोडेट कर सके। तो वो लाइन के नीचे आंसर अपना लिख सकता है, लाइन के कॉर्नर पे अपना आंसर लिख सकता है, जो एम्प्टी स्पेस होती है वहां पे। लेकिन प्लीज ये जो मैंने मेंशन किया है विद इन द ब्रैकेट, इसको जरूर फोकस कीजिएगा कि जो बार मेंशन होता है उसके ऊपर मत लिखिएगा आंसर, क्योंकि स्कैन होने में वो आंसर, वो लाइन आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, जब आपका पेपर स्कैन होगा तो वो फिर लाइन जो आंसर आपने उस बार के ऊपर लिख दिया होगा, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यू आर अवेलेबल, यू हैव द अवेलेबल लाइंस एंड बिलो द लाइन यू मे राइट योर आंसर। बट एक चीज जहन में रखो कि जब पेपर चेक हो रहा होता है तो आपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे आप अपने स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखते हो बेटा, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कोशिश कीजिए कि आपकी विद इन द लाइंस आए। हाँ, इट्स ओके, आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो बिलो द लाइंस आए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद इन द लाइंस यू जस्ट गिव द इररेलेवेंट डिटेल और एन अनवांटेड डिटेल और आपने लाइंस के नीचे जो है वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिख दिए। ऐसा मत कीजिएगा। आपको सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल स्किल्स आपके अंदर ये होनी चाहिए, स्मार्ट स्किल्स, कि हाउ यू अकोमोडेट योर आंसर्स विद इन द लाइन। आपको अपने आंसर्स को विद इन द लाइन कैसे लिखना है, अपने कीवर्ड्स को जो उस आंसर की जान होते हैं, एक्सट्रैक्ट होता है उस आंसर का, उन अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स को अपने आंसर्स, अपनी लाइन के अंदर कैसे अकोमोडेट करना है। इवन दो कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन रहती है उस आंसर की तो आप उसको बिलो द लाइंस, बिसाइड्स ऑफ द लाइंस एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ओके, दे विल गिव यू द मार्क्स। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि आप एक्चुअल कीवर्ड्स को विद इन द लाइंस पुट करें ताकि पता चल सके कि आपकी अप्रोच है टू गेट द आंसर, टू गेट द अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन चूंकि जो स्पेसिफिक लाइंस हैं वो आपके लिए अनसफिशिएंट है तो आप लाइन के नीचे अपना आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको आइडिया हुआ बेटा? यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? अबीहा, अलीना, आयशा, हमाइल, मुनज्जा? जी मिस। ओके, और आप ये कॉपी भी करते जा रहे हैं साथ साथ, ये टिप्स अपने पास नोट डाउन करते जा रहे हैं? यस मिस। ओके, यहाँ तक की कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ। यहाँ तक का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन है क्लास?
ओके, कोई नो। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया है। इंशाल्लाह ताला कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्क। हम थोड़ा सा लैब वर्किंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि लैब वर्क का ब्रेकअप क्या है, लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने टाइप के प्रैक्टिकल हैं, उसका वेटेज क्या है। एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस कंटेंट। सिलेबस कंटेंट का ओवरव्यू देके मैं सेल का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी कल, ठीक है। और एक चीज आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी रिसोर्स बुक होनी चाहिए, ठीक है। द टेक्स्ट बुक ये आप अपने पास नोट डाउन कर लो बेटा, ताकि अब चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, बुक शॉप्स खुल रही हैं, तो आपने परचेज करनी है अपनी टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी कंपल्सरी बुक है, जिसमें से आपने एक्चुअली अपने टॉपिक को लेना है, उसमें से रीड करना है डेली बेसिस पे। दैट इज द मेरी जॉन्स, ठीक है। मेरी जॉन्स है, 5th एडिशन ले लीजिएगा। ए लेवल्स का मैरी जॉन्स 5th एडिशन आप ले लीजिएगा। और ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मतलब है कि दैट इज द प्रोवाइडेड बुक फ्रॉम द कैम्ब्रिज, कि आपने ए लेवल्स पढ़ना इससे। अब टेक्स्ट बुक में तो स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है आपकी, लेकिन इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू वांट टू सिक्योर ए ग्रेड इन योर सब्जेक्ट, आपके पास एक रिसोर्स बुक भी होनी चाहिए, एक गाइड बुक होनी चाहिए, रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो दैट इज सॉपर। ये भी लिख लीजिए अपने पास, रिसोर्स बुक आपकी सॉपर है, SOPER, सॉपर। रेड कलर की है ये बुक, रेड मैरून से कलर की बुक है ये काफी मोटी सी बुक है, इसे देख के परेशान मत हो मिस जाना कि इतना कैसे पढ़ लेंगे हम। जी बेटा बोलिए। मिस जी जी। कॉलेज की कोई कॉपीज या नोटबुक्स हैं क्या? कॉलेज, हाँ बिल्कुल, बहार हुसैन वाले जो है वो नोटबुक प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्रोवाइड। मैं मजीद एडमिनिस्ट्रेशन से इस मामले में पूछ भी लूंगी, तो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म भी कर दूंगी। बाकी ये है कि अगर आप बाहर से परचेज करें अपने स्पाइरल को, वैसे हमारे कॉलेज का स्पाइरल है, डिवाइडर वाला स्पाइरल है, तो वो आप ले लीजिएगा। मिस जी आप अपने नोट्स बिल्कुल, प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर वाइज आपको आपके नोट्स मिलेंगे। जैसे टॉपिक एंड होगा आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, ओके मिस। ठीक है। लेकिन ये 2 बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए बच्चा। एक मैरी जॉन्स, दिस इज योर टेक्स्ट बुक, ये तो कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको मजीद अच्छा ग्रेड लेना है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए, एक्यूरेट डायग्राम चाहिए, जो कि आपके प्रैक्टिकल में या थ्योरी के पेपर में आती हैं या MCQs के अंदर आती हैं, तो सॉपर से बेहतर कोई बुक मैंने नहीं देखी। इवन व्हेन आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन, व्हेन आई एम डूइंग माय MBBS, तो बायोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ती थी तो मैं सॉपर यूज करती थी। तो सॉपर बहुत अच्छी बुक है। ये 2 बुक्स आप ले लें। ओरिजिनल अगर आप ले लें मैरी जॉन्स तो इट्स ओके, इट्स नॉट एज मच एक्सपेंसिव। लेकिन सॉपर आप पायरेटेड ले लो, फोटोकॉपी उसकी ले लो। आप ओरिजिनल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सॉपर, तो आप इसकी पायरेटेड कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे बेटा। आई होप कि आपने जो भी इंट्रोडक्शन मैंने दिया है और एग्जाम ब्रेकअप मैंने एक डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कल की क्लास में डिस्टॉर्शन हो रही थी और स्टूडेंट्स नहीं थे, तो इस वजह से आज मैंने कहा कि एक कंप्लीट एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। बाय टुमारो इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस, आवर कंटेंट। सेल का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं थोड़ा सा आपको पेपर 3 जो लेबोरेटरी वर्क है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, इसकी थोड़ी सी आपको ब्रेकअप दे दूंगी कि इसका वेटेज क्या है और किस तरह के प्रैक्टिकल आते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे, कोई कंफ्यूजन हुआ करे, एंड में मुझसे पूछा करो, बात किया करो। बात करने से डिस्टेंस और गैप खत्म होता है इन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। आ रही है बात समझ में? मुनज्जा, अलीना, आयशा, अबीहा, Yes. कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? हमाइल, फिजा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, miss. ओके बेटा, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, ठीक है। कल की क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।